हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो पे 2000 से ज़्यादा व्यू दिया। मेरे लिए छोटी सी अचीवमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हाईएस्ट व्यू है मेरी किसी भी वीडियो पे। क्योंकि मैं आप लोगों तक ये वीडियोस जो हैं, ये टॉपिक कंटेंट इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों इस तरीके से ये व्यूज़ जो हैं वीडियो को देते हो। और इन सारी चीज़ों के साथ फिर से मैं एक बार आप लोगों का थैंक्स करता हूँ। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करने वाला हूँ। वो ये है बच्चों कि हमारी वीडियोस के कंटेंट में या रेगुलरिटी में ये जो ब्रेक आया है, इस ब्रेक का सबसे बड़ा कारण है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अपकमिंग या फिर जो कंटिन्यू एग्जामिनेशंस हैं वो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और एक तरीके से शेड्यूल कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करता हूं ताकि आप लोगों तक रेगुलर जो है वो इंटरेक्शन जो है वो मेरा बना रहे। और ये जो ब्रेक आया है इस करीबन 15 से 20 दिनों का, ये ब्रेक आप लोगों तक मेरी वीडियोस के बीच में ना रहे। तो इस सारी वीडियोस के साथ, इन सारे कंटेंट के साथ मैं नई नई टॉपिक के ऊपर आप लोगों तक वीडियो जो है वो पहुंचाता रहूं। इसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए और आपका कोऑपरेशन चाहिए, जिसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी ही अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर जो भी आपके कमेंट हैं उसको इस कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। और अगर अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बच्चों, जो आज वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये खास तौर पे बीए 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जो कि ज्योग्राफी सिलेबस या ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। बच्चों, अमूमन ऑनलाइन ऑफलाइन के चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलरिटी के साथ कॉलेजेस को अटेंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज को रेगुलरली अटेंड किया है। दोनों को ही एज अ टीचर इक्वालिटी के साथ देखते हुए मैं ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो आप इन्हें एज अ गेस्ट चेक कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये मेंस में मिलता है तो आप इसको अच्छे से लिख कर अच्छे से अच्छा स्कोर अचीव करें। और अगर आपने अच्छे से कॉलेज रेगुलरिटी के साथ अटेंड नहीं किए हैं, तब भी अगर आप इतने भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो बच्चों डैम श्योर मैं आपको कह रहा हूं कि आपका अच्छा स्कोर ज़रूर आ जाएगा। मैं आपको ये चीज़ लिख कर दे रहा हूं कि इतने ही क्वेश्चन अगर आप करते हो तो 60% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मोर देन 40, अराउंड 50 में से आराम से आप अचीव कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि ये जो वीडियो है ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी वाले बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। बच्चों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं हमारे इवन सेमेस्टर्स के साथ। तो 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और 50 मार्क्स का पेपर जो है वो 4 यूनिट प्लस शॉर्ट आंसर्स में डिवाइड होता है। 4 यूनिट में से आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स ईच होते हैं वो अटैम्प्ट करना होता है। और ओवरऑल कुछ एक शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं, उन शॉर्ट आंसर्स को भी आप अटैम्प्ट करते हो तो 10 मार्क्स के जो है वो कंप्लीट होते हैं। उनका रेशो 1:10 भी हो सकता है और 5:2 भी हो सकता है। तो ओवरऑल स्कोर 10 मार्क्स का होता है। ईजी टू अचीव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अगर आप करते हैं, कौन से को अटैम्प्ट करके किसको स्किप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को थोड़ा अच्छा बना सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट चैप्टर होता है किसी भी बुक का, इधर आपने अशोक दिवाकर पढ़ी हो, डी आर खुल्लर पढ़ी हो, अलका गौतम पढ़ी हो, एस डी मौर्य पढ़ी हो, किसी भी तरह से पढ़ी हो, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के पैटर्न के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन का मतलब यह है कि ये आता ही आता है पेपर में, लेकिन आने के बावजूद भी मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे। तब तक ना करे जब तक उसके पास कुछ दूसरा क्वेश्चन ना आता हो। अगर उसको हल्का सा भी कोई दूसरा क्वेश्चन आता है ना, तो वो ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। ये ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और ज्यादातर बच्चों को अगर आप अटेम्प्ट करता हुआ देखेंगे, ओवरऑल स्कोर इसके अंदर जो मिलता है वो मेरे हिसाब से बीइंग अ टीचर, अगर मैं इसको बहुत अच्छे से भी अटेम्प्ट किया हो तो 10 में से 5 या 6 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो है आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके क्षेत्र व महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो आप कितना मर्जी अच्छा लिखिएगा, स्कोर बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं होगा। हाँ, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओवरऑल हम जानते हैं कि हमारे ज्योग्राफी के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो 5 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन पांचों तरह की एक्टिविटीज़ को अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर लिखना चाहो
तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे कि वो होती क्या है, फिर आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताएंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन जो है वो बनाया है वो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं। उन आर्थिक क्रियाओं के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सी एक्टिविटी का है, प्राइमरी एक्टिविटी का है बच्चों। तो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में आप सबसे पहले बताएं कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, कितने भागों में वर्गीकृत हैं, कौन कौन सी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। आप अगर स्टार्टिंग से करते हैं, संग्रहण है, आखेट है, कृषि है, पशुपालन है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग है, मीट इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सारी जितनी भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, उन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर से आपको किन्हीं दो के बारे में इलेबरेशन देना है। यानी कि आप अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जो कि आने वाला है वो डैम श्योर इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं कौन सा अटेम्प्ट करें, कौन सा अटेम्प्ट ना करें। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप आर्थिक क्रियाओं वाला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके अंदर फ्लो चार्ट बनते हैं, इसके अंदर आपका मैप आता है, इसके अंदर आपके डायग्राम्स आते हैं। लेकिन आर्थिक भूगोल का परिभाषित करके क्षेत्र, महत्व इत्यादि के बारे में बताने में किसी तरह का कोई डायग्राम, किसी तरह का कोई फ्लो चार्ट, किसी तरह का कोई मैप नहीं आता। और ज्योग्राफी के स्कोर को एनहांस करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यही तीनों चीज़ें। तो ध्यान रखें, ये आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि आप यूनिट 1 में से अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपने कुछ अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो आर्थिक भूगोल वाला क्वेश्चन कीजिएगा। अदरवाइज प्राइमरी एक्टिविटी वाला क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करके एग्जाम में जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। चलिए बच्चों, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 2 में संसाधनों के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है वो संसाधनों से ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, या पूरा सिलेबस कंटेंट ही संसाधनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार, संसाधनों के वर्गीकरण के जो प्रमुख आधार हैं उसके अंदर हमने देखा है कि वो उद्भव के आधार पर है, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर है, निरंतरता के आधार पर है। तो उनमें से किसी भी एक आधार को अगर आप ले लेते हैं तो उनमें से एक आधार बनाकर संसाधनों के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाना है। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, जो टीचर्स को सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई लेकिन बच्चे को बतानी होती है, जैसे कि संसाधन किसे कहते हैं, यहां नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन आपका पहला काम क्या होगा, संसाधन किसे कहते हैं यह समझाना। संसाधन समझाने के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा काम यह होगा कि संसाधनों का वर्गीकरण बताइए। भले ही आपको एक प्रकार का करना है लेकिन आप तीनों ही प्रकार के वर्गीकरण को अच्छे से समझा दीजिए। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उन्हें आप अच्छे से बता दीजिए कि संसाधनों का वर्गीकरण इन इन आधारों पर होता है जिनका फर्दर डिवीजन इतने सब पार्ट्स के अंदर किया गया है। फिर आप उनमें से किसी भी एक प्रकार को लीजिए, आप चाहे धात्विक अधात्विक कीजिए, आप चाहे नवीकरण अनवीकरण कीजिए, आप चाहे प्राकृतिक मानवीय कीजिए, किसी भी प्रकार के उपयोग को आधार बनाकर आप संसाधनों का वर्गीकरण बता सकते हैं। क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी पार्ट और एक होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये सारी चीजें जरूर मेंशन करें। बॉडी पार्ट वो जो क्वेश्चन का मेन टॉपिक है। सपोज अगर आप नवीकरणीय अनवीकरण संसाधन के बारे में बताते हो तो अनवीकरण नवीकरण संसाधन जो क्वेश्चन के बारे में आप लिखेंगे वो उसका बॉडी पार्ट होगा। और कंक्लूजन में आपको बताना होगा कि ये जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसके अलावा बाकी सारे सेगमेंट्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि हमने ये डिस्कस किए हैं। इनका प्रेजेंस में क्या है और इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, कंक्लूजन के साथ एंड कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत हद तक स्कोरिंग नहीं होता। संरक्षण के बारे में आप कितना मर्जी बेस्ट लिखिएगा लेकिन आपको ओवरऑल स्कोर जो है वो अदर क्वेश्चन यानी कि जैसे संसाधनों का वर्गीकरण है, क्योंकि इसमें एक फ्लो चार्ट बनेगा। फ्लो चार्ट आपके क्वेश्चन को एनहांस करता है, उसकी ब्यूटी बढ़ाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिखरने नहीं देता। फ्लो चार्ट का सबसे बढ़िया गुण है, ध्यान रखना, फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा गुण क्या है, आपकी नॉलेज, आपकी प्रेजेंस को एनहांस करता है। दूसरा, आपकी लेंथ इंक्रीज करता है। तीसरा, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो समझ है क्वेश्चन के ऊपर, उसे बिखरने नहीं देता। जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उसको एंड तक कैरी करते हैं ना बच्चों, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब हमारा माइंड स्टार्ट करता है क्वेश्चन को फ्रेश होता है, सारी चीजें सोच लेता है, जैसे जैसे हम लिखते आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन का हमेशा वीक रह जाता है। और हमारा एंड वीक ना हो इसके लिए अगर हम फ्लो चार्ट बना लें तो फ्लो चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, हम पहले वो मेन कंटेंट के पॉइंट्स लिख चुके होते हैं। हमें पता होता है कि इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे हमने ये डिस्कस करना है, इस पॉइंट पे हमने ये डिस्कस करना है, और एंड तक क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, सुंदरता है, नॉलेज है, वो बनी रहती है।
तो फ्लो चार्ट आपके हर डायग्राम, हर क्वेश्चन के अंदर खास तौर पे ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। ठीक है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले प्रमुख मत्स्य संसाधन। बच्चों ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपके हर सेमेस्टर का हिस्सा रहा है। ठीक है। आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, जब आपने जलवायु विज्ञान या समुद्र विज्ञान पढ़ी होगी तो उसके अंदर फिशरीज आया होगा। फिर जब आप फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़कर आ रहे हैं, उसके अंदर भी जो एक ट्रेडिंग का सेक्शन था या फिर वाटरवेज थे या संसाधनों का टॉपिक था, अजैविक संसाधनों में जल संसाधनों का टॉपिक था, उसके अंदर ये बड़े अच्छे से आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा भी हुआ है। और इसको आपने जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आए हैं तो भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप आता है, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये हमेशा पे करता है, चाहे आप ज्योग्राफी में हो, चाहे आप जीएस कर रहे हो, चाहे आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखें कि आपका जो क्वेश्चन है उसकी रेलिवेंस कितनी है, वो ट्रेडिशनल कितना है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा सा साथ लेकर चलें, लेकिन जो आपका फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा सा पॉजिटिवली आप लोगों के बारे में सोचने का मौका मिलता है, कि आप लोगों की समझ दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन जो है संसाधनों का वर्गीकरण, ये अटेम्प्ट करेंगे एज यूजुअल इक्वली। लेकिन हाँ, अगर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में क्वेश्चन आता है, मेरे हिसाब से ये इतना अच्छा स्कोर नहीं देगा। ठीक है। तो बाकी दोनों क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी बेसिकली इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए हैं, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, उसमें गेहूं आया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री जो आयरन और आया हुआ है बेसिकली। तो चावल और गेहूं ये दोनों ही बेसिकली ज्यादा आते हैं, तो चावल के बारे में आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपने गेहूं भी इक्वली पढ़ा हुआ है तो भी आप उसे रीड आउट करके जा सकते हैं, मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कई बार फ्लिपर डाल देती है, जिसका मतलब क्या है, वो फ्लैशबैक में जो क्वेश्चंस आए हो ना उसको दोबारा आप लोगों के सामने रख देती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बार जो है क्वेश्चन आने के चांसेस चावल के हैं। चावल कृषि के लिए कौन कौन से भौगोलिक परिस्थितियां आप ये अच्छे से जानते हैं, विश्व उत्पादन में कौन कौन से देश हैं, अग्रणीय कौन से हैं, और उसका एक्सपोर्ट कौन करते हैं। बच्चों ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें प्रोडक्शन अलग चीज है, उत्पादन अलग है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट करना, उसको बाहर के देशों में निर्यात करना एक अलग टॉपिक है। मान लीजिए चावल के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि भारत चावल के उत्पादन में अग्रणीय देश है, लेकिन जिस तरीके से भारत की जनसंख्या है तो उसकी खपत अपने घरेलू के लोगों के लिए ज्यादा होती है, तो बहुत कम मात्रा में चावल का वो एक्सपोर्ट जो है वो कर पाता है। तो आपको इस क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो गेहूं आए या चावल, बाकी चावल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उत्पादन, सबसे पहले भौगोलिक परिस्थितियां, हाँ इसका बैकग्राउंड जरूर दीजिएगा कि ये एक पौधा है, ये पौधा कहाँ से आया, किस तरीके से ये बोया गया, इसके बोने की विधियां कौन सी हैं, अच्छा इसके जो है वो भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसमें पानी कितनी आवश्यकता है, वर्षा की कितनी आवश्यकता है, तापमान बोते उगाते समय कितना होना चाहिए, ये सारा जो है वो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट में रहने वाला है। ठीक है। फिर आएंगे इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो हम मेन पार्ट में, वो है इसके प्रोडक्शन में कौन कौन से देश अग्रणीय है, चाइना है, देन इंडिया एंड देन ऑल, उसके बारे में उनमें से कौन से कंट्री हैं जो मेजर एक्सपोर्टर हैं इनके, जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आपको अच्छे से लिखना है। इसका मैप जरूर बनाइएगा बच्चों। मैप भी दो बनेंगे इसके अंदर, अगर आपके पास एक ही मैप अवेलेबल है तो आप उसी मैप के अंदर दो मैप्स या दो मैप सिंबल के थ्रू इन दोनों को दिखा सकते हैं, प्रोडक्शन को भी हाईएस्ट के सेक्शन से और दूसरी तरफ उसके एक्सपोर्ट सेक्शन को। फिर आते हैं कोयले के बारे में। कोयला और आयरन और ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके मिनरल्स और संसाधनों से जुड़े हुए टॉपिक। लास्ट में आयरन और से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कोयला जो है वो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका लेके आएगा, और इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। कोयला अगर आपसे पूछा गया तो कोयले को 2 से 4 लाइनों में इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा, क्या है कोयला, कैसे बना, उसके बाद कोयले के प्रकार के जो 4 प्रकार हैं उनमें आपको इनको डिफरेंशिएट करना होगा डिफरेंट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, कि किसके अंदर आपको कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, कौन जलने पे ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है, कौन अच्छे से नहीं जलता, धुआं कौन सा देता है। इनको चारों को आप अच्छे से एक बार जरूर डिफरेंशिएट कीजिएगा, और फिर उसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया, हाँ एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में 2 चीज़ें होंगी, एक प्रोडक्शन दूसरा एक्सपोर्ट, राइट। लेकिन जो मिनरल्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर 2 चीज़ें होंगी, पहला प्रोडक्शन
ठीक है, और दूसरा उनके भंडार, ठीक है। एक्सपोर्ट तो ठीक है, वो जो कंट्रीज के साथ जुड़ेगा, इसके अंदर एक नई चीज ऐड हो जाती है, वो है इसके भंडार। भंडार का मतलब कि भारत जैसे हो सकता है कि भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। अब भंडार की दृष्टि से भारत अगर दूसरा स्थान रखता है तो जरूरी थोड़ी है कि भारत एक्सपोर्ट भी करता होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि संसाधन हम अच्छे से जानते हैं क्या, प्रकृति में पाई जाने वाली वो सभी वस्तुएं, परंतु इनके साथ जो सबसे पहली चीज जुड़ी है वो है मानव की उपयोगिता, मानव की आवश्यकता। अगर उपयोगिता और आवश्यकता मिलेंगी तो मानव उन वस्तुओं का उपयोग जानेगा, टेक्नोलॉजिकल बेस के आधार पर वो उसको यूज करना सीखेगा। अब हो सकता है भारत के अंदर कोयले को यूज करने की तकनीक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आप ये मत समझिएगा सर सौरभ सर ये कह रहे हैं कि कोयले को तकनीक नहीं है भारत के पास। अगर मैं कोई एग्जांपल आपको लेकर समझाना चाहूं तो सिर्फ इसी बात के बारे में बता रहा हूं कि आपको यह बताना है कि भंडार कौन से देश में ज्यादा है, उत्पादन कौन करता है और बाहर के देशों में कौन भेजता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैप सेक्शन, फ्लो डायग्राम एंड इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन, ये 4 से 5 चीजें आपके क्वेश्चन में होंगी, स्कोर डेफिनेटली विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, यूनिट नंबर 4 के अंदर लास्ट टाइम जो है वो आपका शुगर इंडस्ट्री आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आपकी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो आपके 4th यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र निर्माण उद्योग की अवस्थिति यानी लोकेशन, ये इंडस्ट्री है, वो आपके क्या थे, मिनरल्स थे। ये है इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो हम अच्छे से जानते हैं क्या, मार्केट, रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई। ये 4-5 कंटेंट ऐसे हैं जो कि आपके किसी भी तरह के उद्योग धंधे को प्रभावित करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी हम जानते हैं कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉटन। कॉटन अगर होगा, अवेलेबल होगा आपको नियर बाय प्लेसेस के ऊपर, तो आपको शायद ट्रांसपोर्ट में ज्यादा खर्चा ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वही सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। देन इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड द कंक्लूजन। याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट कि इसके अंदर फ्लो चार्ट्स भी जरूर बनेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जरूर आएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसका मैप भी जरूर आएगा। एंड आयरन एंड ओन इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि शुगर इंडस्ट्री आ चुकी है, 2 ही इंडस्ट्रीज बचती हैं, कॉटन एंड आयरन ओर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों में से एक इंडस्ट्री जरूर मिल जाएगी। वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, आंसर राइटिंग का स्किल बिल्कुल सेम रहने वाला है, सिर्फ फैक्ट बदलने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये तो थे बड़े क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड हैं। उम्मीद करता हूं कि इनमें से आपको 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इस पेपर में जो आने वाला है एग्जाम्स, उसमें अंदर अगर आपको 4-5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए सार्थक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर वही जो हमारे 5 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं हैं, हाँ इसे कॉलर के हिसाब से जरूर बताइएगा। ठीक है, कि एक तरीके से मतलब एक समझो मैं, व्हाइट कॉलर किसे कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब, गोल्डन कॉलर जॉब किसे कहते हैं, रेड कॉलर जॉब किसे कहते हैं, या ब्लू किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप जरूर कॉलर के अकॉर्डिंग भी इन्हें एक बार बताइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद ये कुछ एक विधियां हैं जो मैंने बताई हैं आपको, पूछ रहा हूं मैं आपसे बेसिकली। गन्ने की रैतून विधि क्या होती है, ये 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद जो खनन उद्योग है यानी माइनिंग को रोबर यानी कि लुटेरा उद्योग क्यों कहते हैं वो, और चावल को खुरपे की कृषि क्यों कहते हैं, ये इंडिविजुअल आ सकते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको एक क्वेश्चन के अंदर डाला हुआ है। तो गन्ने की रैतून विधि, ठीक है, खनन को लुटेरा उद्योग, एंड देन चावल को खुरपे की कृषि क्यों कहते हैं। उसके बाद आता है रूर प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है, और छोटा नागपुर के प्रदेश को जो, या छोटा नागपुर जो है वो रूर प्रदेश क्यों कहलाता है। हम अच्छे से जानते हैं कि रूर प्रदेश ज्यादातर वही क्षेत्र होते हैं जहां पर एक से ज्यादा खनिज संसाधनों के भंडार भी, उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में होते हैं। और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो भारत के लिए एक गोल्डन हब है, जहां से हर तरह के खनिज संसाधन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन भी होती है, वहां पर भंडार भी हैं। इसी वजह से छोटा नागपुर को रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कोयले व लोहे के प्रकार, ये ऑलरेडी जो है ऊपर आ चुका है, 4 प्रकार हैं इसके अंदर, वो आप लिख सकते हैं। हाँ, ये अगर 2 नंबर में आएगा तो आप इनका इलेबरेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोयले के अंदर जो डिवीजन होता है उस डिवीजन का सबसे मेन आधार क्या है, कार्बन की उपस्थिति। और ऐसे ही लोहे के जो प्रकार हैं, लोह अयस्क जो है उसके भी 4 प्रकार हैं। उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन का मेन मेथड होता है वो होता है लोह आयांश या लोहांश की मात्रा, ठीक है। फिर आते हैं पनामा या स्वेज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टचवुड ये आपको अगर एक बार समझ में आ जाता है, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये हमेशा पेएबल होगा
क्योंकि कंपटीशन के अंदर जितने भी मैं एग्जाम देखता हूँ ज़्यादातर के अंदर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है, अगर कोई अच्छा टेस्ट पेपर है तो। अदरवाइज हम जानते हैं कि आजकल तो टेस्ट पेपर का कुछ कहना ही नहीं है। तो बात करते हैं गेट व WTO, इन दोनों में अंतर समझाने के बारे में। अंतर समझाना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप अंतर के बारे में पढ़ेंगे ना तो गेट के बारे में भी पढ़ेंगे और WTO, बेसिकली ये एक है लेकिन इनके अंदर जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। हल्के व कुटीर उद्योग, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये है लंबरजैक व चलवासी पशुचारण को प्रकृति के नियंत्रक के गुण के साथ समझाओ, यानी कि लंबरजैक जो है वो भी क्लाइमेट कंट्रोल ही है। अच्छा, उसके अलावा चलवासी पशुचारण गुर्जर बकरवाल के बारे में हम जानते हैं, वो भी क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से ही काम करते हैं। तो इन दोनों का जलवायु की और प्रकृति के नियंत्रण में रहना क्या बताता है? निश्चयवाद को। ठीक है, धात्विक व अधात्विक खनिजों के प्रकार। उसके बाद है उत्तरी अंध महासागर के प्रमुख बंदरगाह। उत्तरी अंध महासागर के 2 बंदरगाह, पश्चिम और पूर्वी। ठीक है, अंध महासागर का जो पश्चिमी किनारा है उसके अंदर आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बहुत सारे, जिसमें फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड है, वैंकूवर नहीं, फॉकलैंड है। इसके अलावा कनाडा के बहुत सारे एक तरह बंदरगाह हैं इसके अंदर, मैक्सिको के हैं, USA के हैं, वॉशिंगटन है। ऐसे ही जो उसका पूर्वी किनारा है उसके ऊपर हम देखते हैं कि लंदन है, लिवरपूल है, ठीक है, ग्लासगो है। ये सारे जितने भी हैं ये इसके अंदर अच्छे आपको मैप के ऊपर दिखाने होंगे। तो बच्चों, वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम के अंदर ज़रूर रीपे करेंगे। और अगर आप इतने क्वेश्चन भी तैयार करके पेपर में जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर जो है वो अच्छा रहेगा। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचती है और आप एग्ज़ाम से पहले इतने सेक्शन भी तैयार कर लेते हैं तो मैं, और आप लोगों का कमेंट जिस दिन आपका पेपर होगा, बच्चों प्रॉमिस कीजिए आप इस क्वेश्चन के बारे में, इस पेपर के बारे में उस कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा। हाँ, अगर 10% भी नहीं आया ना तब भी आप लिखिएगा कि सर 10% भी नहीं आया। अगर 20% आता है, 40 आता है, 50 आता है, 60, सर आप वहाँ ज़रूर लिखिएगा बच्चों कि सर इतना % पेपर आया। क्योंकि आज अगर मैं ये कोशिश आप लोगों के लिए करके लेके आया हूँ और ये सार्थक हो गई तो आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोगों के लिए शायद और एफिशिएंस के साथ इन तरह की वीडियोस को लाता रहूँगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए पेएबल होगी, अच्छी होगी, आपको समझ में आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि कंटेंट कितना % एग्जाम में आया, ये आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।